हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है महाकाल नॉलेज जोन के यूट्यूब चैनल में। आज हमारी वीडियो उसी वीडियो का आगे का पार्ट होने वाली है जिसमें हमने पीएनएसटी के लिए बायोलॉजी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में भी हम पिछली वीडियो के ही तरह बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उनके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। और आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चनों को अपन कवर करें, है ना। तो बस अपने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, ठीक है, तैयार हो जाइए। अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, है ना। आप सभी का स्वागत है पीएनएसटी क्वेश्चन सीरीज के पार्ट नंबर इसमें, ठीक है। इस पार्ट में अपन उसी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और पीएनएसटी बायोलॉजी के लिए बहुत अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का, अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन है ये सीक्वेंस से नहीं है, क्वेश्चन को छांट के लाया गया है, तो ये सीक्वेंस से नहीं है। इसलिए आप लोग अपना स्कोर जो आप गेन करोगे, है ना, वीडियो के अंत में अपन जितने भी क्वेश्चन करें 20, 30, 40, 50 जितने भी आपका जितने स्कोर आए, आप लोगों ने पिछली वीडियो में अपना स्कोर कमेंट नहीं किया था, ध्यान रखिए इस वीडियो में आपके सबके स्कोर नीचे लिखे होने चाहिए, है ना, ठीक है। चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। अपने पास में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। तो एक बार फिर से, पिछली वीडियो में भी अपन इनके बारे में बात करे थे, एक बार फिर से अच्छे से सुन लो। देखो, जो हमारे पास में गर्भ निरोधक युक्तियां होती हैं या फिर कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, है ना। सबसे पहले तो हम देखते हैं बैरियर मेथड, ठीक है। उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में कुछ क्या होते हैं, गोलियां होती हैं, गोली वगैरह हो गई, है ना। फिर हम देख लिए आईयूडी के बारे में कि आईयूडीज होती हैं, है ना, ये सब। और फिर कुछ इंजेक्शंस भी होती हैं, ठीक है, जो काम करती हैं किसका, गर्भ निरोधन का काम करती हैं, मतलब प्रेगनेंसी आने से रोकती हैं। अब बैरियर मेथड का क्या काम होता है बेटा, बैरियर मेथड समझ लेना। ये बैरियर मेथड जो है शुक्राणु और अंडाणु को मिलने नहीं देता, इनके बीच में बैरियर लगा देता है ना, बस ये होता है बैरियर मेथड में। इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। बैरियर मेथड में कौन कौन आ जाएगा, जैसे कि आ जाएंगे कॉन्डोम्स, ठीक है, डायफ्राम, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, डायफ्राम्स हो गए, सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप, है ना, ये सब आ जाएंगे काय में, बैरियर मेथड में, ठीक है। अब देखो जो गोलियां होती हैं, है ना, जो मुख्य गर्भ निरोधक गोलियां कहा जाता है, ओरल कंट्रासेप्टिव कहा जाता है इन्हें। तो ये जो होती है ना, ये दो प्रकार की होंगी, देखना, एक तो है सीओसी और एक है पीओपी, ठीक है। अब यहां सीओसी का क्या मतलब है जरा समझना। यहां पर सीओसी का मतलब है कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव, ठीक है। और पीओपी का मतलब है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, ठीक है। यहां पर देखना, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव में क्या होता है बेटा, यहां पर ना हार्मोनों का उपयोग किया जाता है। यहां पर दो प्रकार के हार्मोन का उपयोग किया जाता है, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, है ना, और एक होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। ये देखो, ये दोनों हार्मोन क्या होते हैं कि अगर इन हार्मोन की महिला के शरीर में डिसबैलेंस हो गया ना, अगर कम ज्यादा हो गए, तो फिर सीधे इफेक्ट पड़ता है काय में, प्रेगनेंसी पे, है ना, कि वो महिला जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है, ठीक है। ये कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव में आते हैं। इसमें कौन कौन आ जाता है, इसमें आता है कौन, जैसे कि हमारे पास में हो गया माला डी, है ना, माला डी, माला एन, ये सभी इसमें आते हैं, ठीक है। अब पीओपी क्या है भाई, पीओपी में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, मतलब इसमें केवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उपयोग किया जाता है ना। जैसे कि इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांट हो गया, कहने का मतलब वो इम्प्लांट में क्या होती है, ऐसी सुइयां टाइप की होती हैं जिनको स्किन के नीचे चिप के रूप में लगाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अगली बात ध्यान रखना कि ये जो सीओसी होती है भाई, ये जो सीओसी होती है ना, ये
इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में भी काम में आती हैं। मतलब गर्भ निरोधन के लिए, जैसे कि अच्छा इनको ना एक और नाम दिया जाता है, इन्हें कहा जाता है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। ठीक है, इन्हें मॉर्निंग आफ्टर पिल्स कहा जाता है। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटे के बाद के भीतर अगर इनको ले लिया जाता है ना, तो प्रेगनेंसी के चांसेस पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाते हैं ना, इसलिए इन्हें इमरजेंसी पिल्स या फिर मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, सीओसी को माला डी माला एन इनके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये तो रहा गोलियों की बात। अब बात कर लो किसकी, आईयूडी की। अगर आप बात करोगे आपको, तो आईयूडी के बारे में मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि ये होती हैं 3 टाइप की। कि पहला होती है नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड मतलब गैर औषधीय। एक होती है कापर रिलीजिंग, है ना, कापर मोचक, और एक और होती है हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है भाई, हार्मोन रिलीजिंग में ये कौन कौन से हार्मोन का निकालती हैं, प्रोजेस्टेरोन और क्या, एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन को रिलीज करती है। नॉन मेडिकेटेड क्या होती हैं, जिसमें कोई भी औषधीय गुण नहीं होते हैं, केवल एक ठो क्या होती है, रस्सी टाइप की होती है, प्लास्टिक की बनी हुई, है ना, जो क्या करती है, जो महिला का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है ना, यहां पर ये मान लो गर्भाशय है, तो ये क्या हो जाएगी, एंडोमेट्रियम। अब हमारा जो एंडोमेट्रियम या गर्भाशय जो है ना, वो बहुत ज्यादा संवेदनशील टाइप का होता है। अगर यहां पर कोई भी चीज उपस्थित है तो वो यहां पर बच्चे को जुड़ने नहीं देती है, इम्प्लांट नहीं, रोपण नहीं होने देती। समझ गए ना। तो इसमें क्या किया जाता है, बस इसी एरिया में एक इस तरीके की क्या डाल दी जाती है बेटा, रस्सी टाइप की डाल दी जाती है। और ये हालांकि ये बहुत पुराना तरीका है, फर्स्ट जनरेशन में 1960 के दौर में इनका उपयोग किया जाता था। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लिपीज लूप, है ना, मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बताया था। कापर मोचक क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि आप ये से ध्यान रखना कि कापर जो है वो सीयू जो है वो इसकी पूंछ में, किसकी, शुक्राणु की पूंछ में लटक जाते हैं, जिससे इसकी गतिशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, शुक्राणु की मोबिलिटी जो है कम हो जाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं मल्टीलोड 375, और क्या था, एक और एग्जाम्पल इसका क्या था, CU7, और एक और था CUT। ठीक है, कापर टी, ये सारे इसके एग्जाम्पल थे। हार्मोन रिलीजिंग क्या होते हैं भैया, हार्मोन रिलीजिंग ऐसे आईयूडी हैं जिनसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन निकलते हैं, जो महिला के अंदर इन हार्मोन का डिसबैलेंस कर देते हैं, जिससे वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है। ठीक है, तो हार्मोन रिलीजिंग में ये आ जाएगा कौन कौन, LNG20, है ना, लेवेरोनोजेस्ट्रल करके नाम है इसका, LNG20 इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि ये जो पिल्स हैं, ये जो गोलियों के बारे में मैंने आपको बताया है ना, गोलियों के बारे में एक चीज और ध्यान रख लेना कि एक और गोली है ना, जो क्या करती है, जिसमें भी जो एंटी एस्ट्रोजन पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है, देखो सीओसी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों है, पीओपी में केवल प्रोजेस्टेरोन है। लेकिन जो एक और होती है जिसको बनाया गया है किसके द्वारा, CDRI के द्वारा, है ना। CDRI कहां पर है, ये है लखनऊ में। ठीक है, अपने इंडिया के लखनऊ में है, और इसका पूरा नाम भी आ सकता है, तो इसका पूरा नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, किसका, CDRI के द्वारा। ये CDRI के डॉक्टर्स के द्वारा एक और गोली बनाई गई है जिसका नाम है सहेली, है ना। क्या नाम है भैया, सहेली है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है एंटी एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है भैया, एंटी एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये एस्ट्रोजन के खिलाफ काम करती, मतलब जो एस्ट्रोजन काम करता है ना, उसको काम करने से रोकती है ये सहेली। ठीक है, सहेली जो है वो एक ऐसी दवाई है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, और साथ ही साथ में इसे वंस इन अ वीक, मतलब हफ्ते में एक ही लेना पड़ता है। ठीक है, जबकि ये जो दवाइयां हैं कौन सी, ये सीओसी और पीओपी है, इनको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है ना अपना 1 से 5 दिन, इसके बीच में किसी भी दिन से चालू करके लगातार 21 के लिए डेज के लिए इसको लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये रही आपकी मोटी मोटी बातें। अब आपको जानना है कि क्वेश्चन में आना है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस था, तो वो कौन है भैया, देखो
LNG20 से तो निकलता है हार्मोन, है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं है। जो और ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि मेहराब सर्वाइकल कैप, नहीं, ये तो बैरियर मेथड में आता है। ग्रीवर टोपी ये भी बैरियर मेथड में आता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, मल्टी लोड 375, यही है इंट्रायूटेराइन। ये देखो, ये दोनों तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस ही नहीं है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस दो ही हैं। एक है कौन आपका LNG20 और एक कौन हो जाएगा आपका मल्टी लोड, है ना। तो मल्टी लोड तो कॉपर रिलीजिंग है और LNG20 हार्मोन रिलीजिंग है। हमको क्या बताना था कि कौन इसमें से गैर हार्मोन रिलीजिंग है, तो गैर हार्मोन रिलीजिंग में कौन आ जाएगा भैया, मल्टी लोड 375। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित एक साप्ताहिक मौखिक निरोधक है। तो आपको अब भी बताया इस चीज के बारे में कि कौन है भैया साप्ताहिक मौखिक निरोधक, तो वो कौन हो जाएगा आपका सहेली, जो एक सप्ताह में एक बार ली जाती है। ठीक है, चलो, तो ये तो आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिप्रेसर प्रोटीन खालिस्तान से बनता है। अच्छा, इसके बारे में देख लो भाई, रिप्रेसर प्रोटीन कैसे बनता है। तो देखिए, हमने जाना कि हमारे जीन में ये एक अगर जीन है तो इस जीन में जो है वो कई सारे खंड होते हैं, है ना। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो खंड है ये आगे चल करके क्या बनाएगा, ये खंड आगे चल करके mRNA बनाएगा, है ना, और mRNA बना करके ये प्रोटीन प्रदर्शित करेगा। समझ गए ना, प्रोटीन बनाएगा। तो इस खंड को कहा जाता है बेटा, इतना खंड क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है बच्चे, स्ट्रक्चरल जीन के साइड में क्या होता है, यहां पर होता है प्रमोटर। इस स्थान को क्या कहा जाता है, प्रमोटर कहते हैं। देखो, प्रमोटर कुछ नहीं होता, प्रमोटर भी एक प्रकार का DNA ही होता है ना। एक विशेष टाइप का स्थान होता है, विशेष टाइप के कोड होते हैं यहाँ पर। ये प्रमोटर हो गया। प्रमोटर के साइड में कौन होता है, यहाँ पर होता है, मतलब स्ट्रक्चरल जीन और प्रमोटर के बीच में पाया जाता है ये चीज। इसका नाम है क्या, ऑपरेटर। क्या नाम है, ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ऑपरेटर। और प्रमोटर जीन के इस तरफ में एक और जीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, आई जीन है। आई जीन एक विशेष टाइप का पदार्थ बनाता है जिसका ही नाम क्या है, दमनकारी पदार्थ। दमनकारी पदार्थ जो है ना वो एक प्रकार का क्या होता है बेटा, प्रोटीन ही होता है ना। प्रोटीन ही दमनकारी पदार्थ के रूप में काम करता है। हाँ, तो ये दमनकारी पदार्थ के रूप में काम करता है। इसका इंग्लिश नाम क्या है, रिप्रेसर। क्या है, रिप्रेसर। इसको रिप्रेसर या दमनकारी पदार्थ क्यों कहते हैं, तो सुनो जरा। मैंने आपको बोला कि स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन है वो, मतलब स्ट्रक्चरल जो जीन है वो आगे चल करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो प्रोटीन बनाने के लिए और आगे चल के प्रोटीन बनाने के लिए बीच में क्या बनाना पड़ेगा भाई, mRNA। मतलब स्ट्रक्चरल जीन से पहले बनाना पड़ेगा mRNA और फिर mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल जीन से mRNA बनवाने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसका नाम है RNA पॉलीमरेज। समझ गए, ये ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, स्ट्रक्चरल जीन से mRNA बनवाता है। सबसे पहले ये जाके लगता है कहां पर, प्रोमोटर के स्थान पर, यहां पर, है ना। प्रमोटर के स्थान पर लग गया और यहां से फिर ऐसे बढ़ते जाता है। और जब ये यहां से ऐसे बढ़ता है ना, तो जैसे ही स्ट्रक्चरल जीन पे पहुंचता है इसको फटाफट से बदलते जाता है काय में, mRNA में। ठीक है ना, समझ गए। लेकिन ये दमनकारी पदार्थ क्या करता है, ये दमनकारी पदार्थ यहां से आकर के किस स्थान पर, ऑपरेटर के स्थान पर लग जाता है। ठीक भाई, और इस भाई साहब को आगे आने से क्या करता है, रोकता है। मतलब ये आगे नहीं बढ़ पाता। अगर ये आगे नहीं बढ़ पाएगा तो फिर स्ट्रक्चरल जीन से mRNA नहीं बन पाएगा। बात समझ में आई ना। तो इस तरीके से चीज होती है। अब यहां पर मैंने क्या क्या बताया, ये जो पूरा मॉडल है, ये जो यहां पर आई जीन एक और है ना, इसी को क्या कहा जाता है बेटा, रेगुलेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुलेटर भी कहते हैं। क्यों रेगुलेटर, क्योंकि ये प्रक्रिया को नियंत्रित कर रहा है। कहने का मतलब ये रिप्रेसर बनाएगा तो प्रक्रिया नहीं होगी, नहीं बनाएगा तो प्रक्रिया हो जाएगी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रेगुलेटर कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर कितने टाइप की जीन की बात हुई, एक तो स्ट्रक्चरल जीन हो गया, दूसरा ऑपरेटर हो गया, तीसरा क्या हो गया, प्रमोटर हो गया, और चौथा कौन हो गया, रेगुलेटर। इन चारों को ही एक साथ मिला करके इस मॉडल को क्या कहा जाता है, इस पूरे मॉडल को ही क्या कहते हैं बेटा, ओपेरॉन कहते हैं। ये मैंने आपको आगे भी बताया है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिप्रेसर प्रोटीन खालिस्तान से बनता है, तो काय से बनता है। देखो, दमनकारी जीन ऐसा कोई जीन ही नहीं है। संरचनात्मक जीन तो mRNA बनाता है, रिप्रेसर नहीं बनाता। ऑपरेटर जीन में ये जाकर के लगता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेगुलेटरी जीन, मतलब नियामक जीन हमारा डी फॉर डेनमार्क जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रिफिथ के प्रयोग में प्रयुक्त जीवाणु था। तो बेटा ग्रिफिथ जो है ना वो अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है हमारे अंदर, है ना, डीएनए होता है, आरएनए होता है या प्रोटीन होता है। इससे संबंधित ग्रिफिथ ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। और उसके एक्सपेरिमेंट में उसने कौन से जीवाणु को लिया था, उसने लिया था डिप्लोकोकस को। किसको बेटा, डिप्लोकोकस निमोनी को उसने अपने प्रयोग में किया था। बेसिकली इसने किया क्या था, देखो अपने प्रयोग में इसने ना डिप्लोकोकस निमोनी लिया, ठीक है, क्या लिया भैया, डिप्लोकोकस निमोनी लिया। और इसके जो डिप्लोकोकस होते हैं इसके दो स्ट्रैंड है, ठीक है। एक होता है बेटा स्मूथ, जिसको एस स्ट्रैंड कहा जाता है, एस स्ट्रैंड कहते हैं स्मूथ वाले को, ठीक है। और एक होता है कौन सा, रफ, ठीक है, रफ ना, रफ क्या होता है, खुरदुरा, इसको आर स्ट्रैंड भी कहते हैं। आप देखना जरा, स्मूथ स्ट्रैंड क्या होता है, क्योंकि इसमें जो है ना पॉलीसैकेराइड की बनी, पॉलीसैकेराइड का बना हुआ म्यूकस पाया जाता है, मतलब श्लेष में पाया जाता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ पाया जाता है, इसलिए स्मूथ लगती है। अब ध्यान से समझना, इसको उसने डाला था किसके अंदर भैया, माइस के अंदर, है ना। अब एक बात बताओ जरा, जब एस स्ट्रैन अंदर जाएगा, एस स्ट्रैन क्या है भैया, ये इसके आसपास श्लेष में है, तो ये क्या कर जाएगा, गले से चिपक जाएगा, ठीक है। जो गले से जब चिपकेगा तो इसके कारण जो रोग हो रहा है, कौन सा रोग, निमोनिया, वो रोग हो जाएगा, क्योंकि ये चिपक जाता है शरीर के अंदर। लेकिन रफ वाला जो है वो क्या करता है, वो शरीर के अंदर चिपक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसे पदार्थ नहीं है, श्लेष में नहीं है, इसलिए इसके कारण जो है वो निमोनिया नहीं होता था। ये बात ध्यान रख लेना, है ना। अब बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, है ना। तो आपको सिंपल लेना है कि भाई उसने अपने प्रयोग में किसको लिया था, तो उसने लिया था किसको, डिप्लोकोकस निमोनी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम को दिखाता है। तो सुनो बेटा, अर्धसूत्री विभाजन को देख लो। अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहा जाता है, इसे ही कहते हैं क्या, मियोसिस कहते हैं, है ना। इसमें होता क्या है कि एक जो द्विगुणित कोशिका है जिसमें कितने गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र हैं। अच्छा, ये कितने स्टेप में होता है, ये 2 स्टेप में होता है। इसके लिए कितने स्टेप लगते हैं बेटा, 2 स्टेप। इसमें पहले स्टेप में क्या होता है कि जो मियोसिस 1 है उसमें क्या होता है कि जो द्विगुणित कोशिका है उससे 2 नई कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है ना, ठीक है। मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। फिर इन जो नई कोशिकाएं हैं इनसे 2-2 कोशिकाएं और बनती हैं, मतलब टोटल 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है। और ये जो नई कोशिकाएं बनी हैं इनमें भी गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, 23। मतलब यहां से यहां आने में गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी कारण से ध्यान रखना, जो मियोसिस सेकेंड होता है वो किसके जैसा होता है बेटा, समसूत्री के जैसा होता है, माइटोसिस के जैसा होता है, क्योंकि गुणसूत्र की संख्या में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो ये है आपका क्या, मियोसिस। अब आपको क्या बोला गया है कि द्विगुणित गुणसूत्र संख्या का रखरखाव या फिर सिंथेसिस ऑफ मोर डीएनए स्ट्रैंड्स, ये नहीं है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ मोर डीएनए स्ट्रैंड्स को क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। समझ गए ना कि बहुत सारे डीएनए खंडों का और निर्माण करना रेप्लिकेशन है। अधिक डीएनए स्ट्रैंड का, सॉरी ये वाले का ऊपर वाला है यार, मेंटेनेंस ऑफ डिप्लॉइड क्रोमोसोम। तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम को मेंटेन नहीं कर रहे हैं हम। डिप्लॉइड क्रोमोसोम बोले तो 46 गुणसूत्र को ही, क्या 46 गुणसूत्र वाली कोशिका से 46 गुणसूत्र वाली कोशिकाएं ही नहीं बन रही हैं, वो तो अगुणित होते जा रही है ना। तो हम लोग जो है इसको द्विगुणित गुणसूत्र को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अधिक डीएनए का संश्लेषण भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये वाला ऑप्शन देख लो, 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, बिल्कुल हो जाता है। तो यही हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहेली के लिए, सहेली महिलाओं के लिए नया गर्भ निरोधक निम्न में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था। सहेली, अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स वाज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट अमंग द फॉलोइंग। तो मैंने अब भी बताया क्या, CDRI, थोड़ी देर पहले ही बताया हूं। इसका आंसर क्या जाएगा, CDRI, जिसका पूरा नाम क्या है बच्चे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। इंस्टीट्यूट ये कहां पर है, लखनऊ में है। और दूसरी बात, इसने कौन सी दवाई बनाई, इसने बनाई सहेली। सहेली में क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है एंटी एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन के काम को रोकता है, और इसे वीक में एक बार लेना होता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में किस प्रकार से लिंग
गुणसूत्र मौजूद होते हैं, किस प्रकार के? तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि हमारे अंदर xn x0 नहीं होते। इस टाइप का किस में होता है बच्चे बताओ? पिछली क्लास में बताया था, जिसने पिछली क्लास लिया है उसको सारे कॉन्सेप्ट ये सब टाइप के पता है, ठीक है। तो आप लोग मस्ट वॉच, आप पहला पार्ट जरूर से देखिएगा, ठीक है, उसमें भी आपके लिए बहुत यूजफुल चीजें हैं। फिर क्या है, x और x0 प्रकार से लिंग गुणसूत्र जो है वो किस में पाए जाते हैं बेटा? कीट में पाए जाते हैं। किस में? कीट में, ग्रास ऑपर्स में, ठीक है। फिर यही आएगा हमारा, तो हमारे अंदर तो XX महिला और XY पुरुष होता है, यही है हमारा आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन केवल गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं में निर्मित होता है? मतलब उस हार्मोन को बताना है जो केवल गर्भ अवस्था में दिखाई देता है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो भाई, प्रोजेस्टेरॉन जो है, प्रोजेस्टेरॉन तो ऐसे भी दिखाई देता है ना, प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मली भी महिलाओं के अंदर उपस्थित होता है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर है एस्ट्रोजन, ये भी गर्भावस्था के पहले से महिलाओं के बॉडी में उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाँ, सी नंबर क्या है? एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है यह भी पहले से उपस्थित होता है ना, महिलाओं की बॉडी में पहले से पाया जाता है, तो सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। एक ही हार्मोन है कौन? रिलैक्सिन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान ही बस बॉडी में दिखाई देता है, उसके पहले या बाद में नहीं दिखाई देता है ना। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा डी नंबर, कि जो केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे ही महिलाओं में दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा के कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन प्लेसेंटा के कार्य को गलत कर रहा है, बता रहा है ना। तो देखो भाई, प्लेसेंटा जो है वो एक ऐसी झिल्ली टाइप की लेयर होती है। प्लेसेंटा एक ऐसी झिल्ली टाइप की लेयर है जो गर्भाशय में, है ना, गर्भाशय में जो भ्रूण पल रहा है, ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है और यहां पर भ्रूण पल रहा है, ठीक है। तो ये जो है, मतलब प्लेसेंटा एक ऐसी लेयर होती, प्रोटेक्टिव सी लेयर, जो इसको चारों तरफ से घेर करके रखती है। साथ ही साथ में सबसे बड़ा काम जो प्लेसेंटा करती है वो भ्रूण को पोषण देती है ना, और भ्रूण के जो कौन से पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, वो भ्रूण से कहाँ निकालती है? बाहर निकालती है, ठीक है भाई। साथ ही साथ में ध्यान रख लेना, जो प्लेसेंटा है वो ब्लड को मिक्स नहीं होने देती। याद रखना, कभी भी बच्चे और महिला का ब्लड मिक्स नहीं होता। तुम खुद सोचो, महिला का ब्लड अगर ए है और बच्चे का ब्लड बी है ना, और अगर ये मिक्स हो गया तो बच्चे को नुकसान हो जाएगा ऐसे में, ठीक है ना, ठीक है। इसलिए ये प्लेसेंटा ये भी ध्यान रखनी कि ब्लड मिक्स कभी भी बच्चे और महिला का ना हो, ठीक है। चलो, बाकी पोषक पदार्थों की पूर्ति वगैरह तो कराती ही, ये सब आपको पता है। तो अपने ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा गलत है प्लेसेंटा के कार्य में। देखो, यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की पूर्ति कराती है, ये तो बिल्कुल सही है। यह प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है, या एस्ट्रोजन का, बिल्कुल भाई। ये प्लेसेंटा, मैं आपको कल भी बताया था कि प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन्स पढ़ा रहा था, उसमें कौन कौन से हार्मोन थे? एस्ट्रोजन था, प्रोजेस्टेरॉन था, HCGS था, जिसकी उपस्थिति से प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है, और प्रेगनेंसी के टेस्ट को क्या कहा जाता है? ग्रेविडेस्क टेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखना बेटा। फिर उसके बाद में एक HPL हार्मोन भी था, ये सब प्लेसेंटा से निकलते हैं, तो एस्ट्रोजन भी निकलता है, तो ये भी सही बात है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है कि यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की सुविधा प्रदान करती है, तो ये भी करती है ना। तो हमारे पास में गलत ऑप्शन में केवल कौन हो जाएगा? बी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें गलत ही बताना था क्योंकि, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? एस्ट्रोजन खालिस्तान के द्वारा स्त्रावित होता है। तो देखो बेटा, फीमेल के अंदर क्या होता है? फीमेल के अंदर मान लीजिए ये फीमेल का क्या है? अंडाणु है, वो सॉरी अंडाशय है ना, अंडाशय। इसको क्या कहा जाता है? ओवरी। इस ओवरी के अंदर बेटा क्या होती हैं? छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं ऐसी, है ना, जो इस ओवरी की ये जो लेयर है ना, इसी से पृथक होके आती हैं। इन कोशिकाओं को कहा जाता है प्राथमिक पुटिकाएं, है ना, इन्हें प्राथमिक पुटिका कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। इनमें से एक कोशिका जो है वो बड़ी हो जाती है और बाकी कोशिकाएं उसके आसपास में क्या होती हैं? जम जाती हैं, है ना। ये जो बड़ी होने वाली कोशिका है इसे कहा जाता है ऊगोनिया या ऊसाइड कहते हैं, समझ गए ना। और यही जब वेल डेवलप हो जाती है, यही क्या हो जाती है? वेल
डेवलप हो जाती है ना, यही oogonia, ठीक है। तो इसी oogonia से किसका निर्माण हो जाता है, अंडाणु का, मतलब ओवम का निर्माण हो जाता है। जब ओवम का निर्माण हो जाता है तो इसके आसपास में एक ही परत पाई जाती है पुटिकाओं की, समझ गए ना। ओके, ये जो एक परत है पुटिकाओं की, इसे ही क्या कहा जाता है, ज़ोना पेलुसिडा, समझ गए ना। यही वो परत है जो अंडाणु के आसपास में पहली बार बनती है। इसके अलावा इसके आसपास में और भी परत पाई जाती हैं, ठीक है, ऐसे। ओके भाई, ठीक, इनके बीच में गुहा भी बन जाती है, जिसका नाम भी मैंने बताया था, इसे क्या कहा जाता है, एंट्रम कहते हैं। और ये जो पूरा परिपक्व स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, है ना, ग्राफियन पुटिका, ठीक है। और ये जो ग्राफियन पुटिका होती है बेटा, यही ग्राफियन पुटिका आगे चल करके कौन से हार्मोन का स्त्रावण करती है, एस्ट्रोजन का। तो हमारे पास में यही क्वेश्चन था कि एस्ट्रोजन का स्त्रावण किसके द्वारा होता है, तो यही है आंसर, क्या हो जाएगा, ग्राफियन कूप का झिल्लीदार ग्रेन्युलोसा के द्वारा। इसके बाद और भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज अगर अपन देख लें, तो जब यहां से ये अंडाणु बाहर निकल जाता है तो इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन या फिर क्या कहा जाता है, अंडोत्सर्ग कहते हैं। और ये इसके बाहर निकलने के बाद में जो ग्राफियन पुटिका है वो खाली हो जाती है। और इस खाली ग्राफियन पुटिका को क्या कहते हैं बच्चे, इसे कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम कौन से हार्मोन को स्त्रावण कराती है, प्रोजेस्टेरोन का। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपक्व शुक्राणु की गतिशीलता खाली स्थान में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा नियंत्रित होती है। तो देखो बेटा ध्यान से कि जो शुक्राणु होता है वो किस तरीके का होता है, जरा ध्यान देना कि इस तरीके से शुक्राणु दिखाई देता है, इस टाइप का होता है ना। शुक्राणु को क्या कहते हैं, स्पर्म। ये है स्पर्म, ठीक है भाई, ये हमारा प्यारा स्पर्म है। इसमें क्या होता है, देखिए इसके सर वाले भाग में एक केंद्रक होता है ना। और केंद्रक के ऊपर क्या होता है, केंद्रक के ऊपर ऐसा एरो के शेप में एक पदार्थ पाया जाता है जो लाइसोसोम से बना होता है। कैसे, लाइसोसोम से बना होता है। और इस पदार्थ को कहा जाता है एक्रोसोम। क्या कहते हैं बेटा, एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर जो है वो जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, स्पर्मलाइसिन हाइल्यूरोनिडेज नामक एंजाइम। कौन से स्पर्मलाइसिन, ठीक है। और कौन सा, हाइल्यूरोनिडेज जैसे हार्मोन पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि जब ये शुक्राणु अंडाशय की झिल्ली में जाता है ना, ऐसे करके लगता है अंडाशय में जाकर के, तो ये जो एक्रोसोम में उपस्थित एंजाइम है, ये अंडाशय के आसपास का जो आवरण है इसको नष्ट करने में इसकी मदद करते हैं, अंडाशय को भेदने में मदद करते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि शुक्राणु में फिर ये केंद्रक के नीचे दो ऐसे क्या पाए जाते हैं, सेंट्रियोल पाए जाते हैं। इसमें से देखना बेटा, ये वाला जो सेंट्रियोल है, ध्यान रखना, अंडाशय के अंदर कोई सेंट्रियोल नहीं होता, अंडाशय के अंदर कोई सेंट्रियोल नहीं होता। सेंट्रियोल क्या करता है, सेंट्रियोल ही कोशिका का क्या कराता है, विभाजन कराता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कोशिका विभाजन कराता है। अब ये जो सेंट्रियोल जो केंद्रक के पास में है, इसे क्या कहा जाता है, समीपस्थ सेंट्रियोल कहते हैं। और जो दूर है इसे क्या कहा जाता है बेटा, दूरस्थ सेंट्रियोल कहते हैं। अब बात आगे की समझना, जब ये जो शुक्राणु जो है वो अंडाणु का भेदन करता है ना, तो ये उसका केंद्रक हो गया मान लो, और ये क्या हो गया, सेंट्रियोल हो गया। कौन सा वाला, समीपस्थ वाला। तो जब ये अंदर जाता है ना, मतलब इसको भेद देता है, तो इससे क्या क्या चीजें अंदर जाती हैं भैया, इससे ये केंद्रक अंदर चला जाता है, केंद्रक अंदर जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ में ध्यान रखना और कौन जाता है, शुक्राणु का ही समीपस्थ सेंट्रियोल जाता है, जो अंडाशय के अंदर क्या कराता है, कोशिका विभाजन। क्योंकि अंडाशय कह रहा, अंडाणु के अंदर कोशिका विभाजन कराता है, क्योंकि अंडाणु के पास में कोई भी अपना सेंट्रियोल नहीं होता है। फिर जब ये दोनों केंद्रक मिल जाते हैं ना, तो यही स्ट्रक्चर काय में बदल जाता है बेटा, 2n स्ट्रक्चर में बदल जाता है। क्योंकि 23 क्रोमोसोम कहां से जाते हैं, शुक्राणु से, और 23 कहां पर होते हैं, अंडाणु के पास होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं इसमें, है ना। और इसी 2n स्ट्रक्चर को क्या कहने लगते हैं अपन, जायगोट कहते हैं। तो ये बात है। अब देखो, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन जो दूरस्थ सेंट्रियोल है वो क्या करता है बेटा, वो अपने आप से इस तरीके का एक तंतु बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं अक्षीय तंतु।
ठीक है, एक्सियल फाइबर कहते हैं। ये इस तरीके से ऐसे झंझनाता है, गति करता है, समझ गए ना, जिसके कारण से पूंछ में क्या आती है, गति आती है और शुक्राणु आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन सिंपल बात ये है कि इसको झंझनाने के लिए या गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो एनर्जी की आवश्यकता के लिए क्या किया जाता है, एनर्जी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या होता है बेटा, इसके आसपास में ऐसी लेयर मुड़ाव पट्टियां पाई जाती हैं। ये जो पट्टियां हैं ये काय की बनी होती हैं, ये बनी होती हैं काय की, ये बनी होती है भैया माइटोकॉन्ड्रिया की। काय की भैया, माइटोकॉन्ड्रिया की, समझे। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही वो चीज है जो इस अक्षीय तंतु को गति कराता है, ऊर्जा देता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक टर्न क्या कहलाता है, तो ध्यान रख लेना, इसे कहते हैं निबैन कर्ण कहते हैं, समझ गए। माइटोकॉन्ड्रिया कौन से भाग में है, हेड में है और क्या धड़ में है, कहां पर है, तो ध्यान रखना कहां पर है भैया, ये माइटोकॉन्ड्रिया धड़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। चलो अब अपने को क्या बोला है, मध्य भाग में पाई जाती क्या है, परिपक्व शुक्राणु की गतिशीलता खाली स्थान में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होती है। हेड में तो नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया, है ना भाई। देखो हिंदी बड़ी कंफ्यूजिंग होती है कभी कभी, इसलिए इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस दिया करो। जिसकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है उनसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा अपनी इंग्लिश को मजबूत करो, है ना, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में इंग्लिश जो है वो बेस माना जाता है अगर क्वेश्चन गलत होने की कंडीशन बनती तो, है ना। और इंग्लिश जो है आपके मन से थोड़ा सा कंफ्यूजन को भी अलग करती है, ठीक है, इसलिए इंग्लिश को जो है प्रेफरेंस दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, कौन भैया, मिडिल पीस, है ना, मध्य भाग जो है ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, मध्य भाग में है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ग्राफियन फॉलिकल और प्रकृति में स्रावी से अंडाणु के निकलने के बाद वाली संरचना, ऊपर पढ़ो। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर रिलीजिंग ऑफ ओवा फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल एंड सेक्रेटरी इन नेचर। हाँ ठीक है, मतलब ग्राफियन फॉलिकल से किसके निकलने के बाद में, अंडाणु के निकलने के बाद में संरचना जो बचती है उसका क्या नाम है, और वह प्रकृति में कैसी होती, स्त्रावी होती, मतलब अपने अंदर से कोई चीज का स्त्रावण भी करती है वो संरचना। तो उस संरचना का क्या नाम है, पहले ही बता दिया हूं, इस संरचना का नाम क्या हो जाएगा बेटा, सी कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कौन से हार्मोन का स्त्रावण करती है, अब भी बताए थे, किसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करती है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से कौन एमटीपी के लिए सही नहीं है, ठीक है, फॉल्स टर्म बताना, गलत टर्म बताना, एमटीपी के लिए सही नहीं है। अच्छा बताओ जरा एमटीपी क्या होती है, एमटीपी क्या है भैया, एमटीपी जो होती है ना, एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं इसको, है ना। इसकी शुरुआत जो है इंडिया में 1971 के बाद में भारतीय गवर्नमेंट ने इसको क्या किया था, लीगल किया था, है ना, ये इसको लीगलाइज किया गया था। ये चीज है क्या कि ये है अपनी इच्छा से, है ना, इंटेंशनली जो है बच्चे का गर्भ समापन करना, ठीक है, ये क्या है भाई, मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी है। इसको 12 सप्ताह के बाद में किया जा सकता है, मतलब 12 सप्ताह इसका जो है टाइम होता है, ठीक है, इस तक के इसको किया जा सकता है। लेकिन अगर 12 सप्ताह तक के अगर इसको किया जा रहा है तो फिर इसमें क्या होता है, इसके लिए हमें एक डॉक्टर की सलाह की, मतलब एक डॉक्टर से मेडिकली इस चीज का प्रमाण लेना पड़ता है कि भैया इसके होने से माता को कोई दिक्कत नहीं है, और इसके रीजंस, कुछ भी रीजंस से आप करवा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर ये 12 से बढ़ चुकी है ना, तो फिर 12 वीक से अगर प्लस हो जाता है तो फिर इसको कराने के लिए, मतलब एक प्रकार से अबॉर्शन, यही है अबॉर्शन का मतलब एक अच्छा खासा नाम है एमटीपी, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं एक चौंकाने वाला आंकड़ा कि लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी हर साल होती हैं पर ईयर, हर साल जो है इतने गर्भ समापन हो जाते हैं, और ये टोटल प्रेगनेंसी का 20% है। मतलब मेरा कहना यह है कि टोटल प्रेगनेंसी अगर 100 है ना,
तो उसमें से हर साल 20 बच्चों को तो गर्भ में ही मार दिया जाता है। ठीक है, ये चीज है एमटीपी। और इसका जो है ये इसका ना पहले बहुत दुरुपयोग होने लगा था इसका, है ना। तो क्या हुआ था कि 1971 में जब इसको लीगलाइज किया गया तो इसके बहुत सारे दुरुपयोग होने लगे। ठीक है, कोई भी रीजन से कोई भी बच्चे को समाप्त करा देता था, तो इसीलिए इसका अमेंडमेंट हुआ था, मतलब इसमें संशोधन हुआ था। ठीक है, संशोधन कब हुआ भैया? 2017 में। और उसी के बाद में ये नियम आए थे कि भैया अगर आपको इसके पहले प्रेगनेंसी करानी है 12 वीक तक के, तो आपको एक डॉक्टर का वो लगेगा, है ना। और उसके बाद में अगर आप 12 वीक से बढ़ चुका है बच्चा, तो फिर इसके लिए 2 डॉक्टर्स की सलाह लगेगी। और उसके कारण 2 ही हो सकते हैं। पहला कारण तो है कि बच्चा मेडिकली फिट नहीं है ना, बच्चा जो है वो मेडिकली क्या है, फिट नहीं है बच्चा। और दूसरा क्या है कि इससे माता के जीवन पर क्या है, माता की जीवन के लिए ये अच्छा नहीं है, उसकी डेथ हो सकती है। तो इन दोनों कारणों से आप करा सकते हो 12 हफ्ता के बाद में। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये था भाई एमटीपी। तो इतना समझने के बाद में अगर अपन एमटीपी के बारे में देखें तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा है कि यह फुल टर्म से पहले गर्भावस्था को जानबूझकर समाप्त करना है। तो ये बिल्कुल है, यही अपन ने बेसिक में पढ़े अपना। फिर है एमटीपी का दुरुपयोग एमनियोसेंटेसिस द्वारा अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है, और यदि भ्रूण महिला पाया जाता है तो इसके बाद एमटीपी होता है। तो ये भी सही है बेटा, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस क्या है देख लो, यहां पर आया है एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि जो महिला है, ठीक है, मान लीजिए एक महिला है, तो इसके गर्भ में पल रहे बच्चे से बच्चा जो है एक एमनियोटिक झिल्ली के आसपास में पैक रहता है, जिसमें क्या होता है, मान लीजिए ये बच्चा है, तो इसके डेवलपमेंट के दौरान इसकी त्वचा से, है ना, इसकी त्वचा से या किसी भी जगह से कुछ कोशिकाएं छट करके इस पानी में आ जाती हैं। यहाँ जो द्रव पाया जाता है उस द्रव को कहा जाता है एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, है ना। और इस एमनियोटिक फ्लूइड को सर्जिकल सुई के द्वारा निकाल करके फिर इसका टेस्ट ट्यूब में रखते हैं इसको, है ना, और मतलब इसका एक प्रकार से टेस्ट करते हैं। बेसिकली ये इसलिए होता है कि भाई बच्चे में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इस चीज की जांच के लिए होता है। लेकिन क्या होता है कि इससे चूंकि क्रोमोसोम का टेस्ट भी हो जाता है, इस कारण से बच्चों का सेक्स भी डिटरमाइन हो जाता है कि भाई वो महिला बन रहा है या फिर पुरुष बनेगा आगे चल करके। तो कुछ लोगों के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है ना। देखो एमनियोसेंटेसिस करने की जो सप्ताह है ना, उसको अपन 16 सप्ताह मान सकते हैं कि 16 सप्ताह के बाद अपन एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं। उसके पहले करना थोड़ा सा दिक्कत वाला है। लेकिन आप देखो, आपने जब भी पढ़ा कि एमटीपी के लिए कितना 12 वीक का समय उचित होता है तक के का, है ना। तो आप 16 वीक के बाद में अगर आप लिंग परीक्षण करा रहे हो तो आपको 16 वीक तक के रुकना पड़ेगा एमनियोसेंटेसिस के लिए, है ना। तो क्या होता है कि एमनियोसेंटेसिस के बाद में अगर बच्चे महिला पाया जाता है ना, तो फिर उसको भ्रूण में ही मारा जाता है, जिस कारण से कभी कभी चूंकि ज्यादा देर की प्रेगनेंसी हो जाती है ना, इसलिए महिला के मतलब माता के जीवन पर भी संकट आ जाता है ना। तो ये एमटीपी का दुरुपयोग होता है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। फिर है यह पूर्ण अवधि से पहले गर्भ अवस्था की अनैच्छिक समाप्ति। नहीं भैया, अनैच्छिक नहीं है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इंटेंशनली गर्भ को समाप्त किया जाता है। तो यही वो आंसर है जो एमटीपी के लिए सही नहीं है, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एसटीडी नहीं है, मतलब कौन यौन संचरित रोग नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो भैया हर्प्स तो है ना, फिर हेपेटाइटिस भी है, उसके बाद में सुजाक मतलब गोनोरिया भी है, गुप्त वृषणता ये नहीं है। बेसिकली इस रोग में क्या होता है, वृषण जो है ना, वृषण जो है वो उदर गुहा से बाहर नहीं आ पाते, है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि मान लो ये चमन भाई है ना, तो ये इसकी बॉडी है।
अब ये पूरा का पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इंसान का वो इस जगह पर होता है ना। देखो ये तो हो गया हेड भाई, इसे हेड कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया नेक, मतलब गला हो गया। फिर यहाँ पर डायफ्राम होता है तो उसके ऊपर का भाग हो गया वक्ष भाग, है ना, या फिर थोरैसिक भाग कहते हैं इसको, ठीक है, थोरैसिक भाग कहते हैं। और ये डायफ्राम के नीचे का भाग कहलाता है उदर, है ना। तो क्या होता है बेटा, पहले जब शुरुआत में बच्चे के डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, तो जो वृषण होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, उदर गुहा के अंदर। लेकिन उदर गुहा का टेम्परेचर जो है वो इतना होता है, यहाँ का टेम्परेचर 37 से 38 डिग्री होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, है ना। लेकिन जो वृषण के अंदर हम जानते हैं कि ये वृषण हैं, इनको टेस्टिस कह रहे हैं। और टेस्टिस के अंदर किसका निर्माण होना है आगे चल करके, शुक्राणु का, स्पर्म का निर्माण होना। और स्पर्म का निर्माण करने के लिए 34 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है ना। अगर ये उदर गुहा के अंदर होते तो यहाँ ज्यादा टेम्परेचर के कारण शुक्राणु नहीं बन पाते, है ना। इसलिए ये बाद में कहाँ जाते हैं, शरीर से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी जब ये नहीं बाहर आ पाते हैं तो इस चीज को ही क्या कहा जाता है, गुप्त वृषणता कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसेक्टोमी प्रिवेंट्स द, एक वैसेक्टोमी रोकता है, किसको रोकता है, वीर्य उत्पादन को। नहीं, सुनो बेटा, वैसेक्टोमी में क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि नर का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इस तरीके से होता है। ये हो गए टेस्टिस, है ना, ये क्या हो गए टेस्टिस। फिर यहां से एक नली निकलती है, ऐसे इस तरफ से भी एक नली निकलती है ना। ये बीच में क्या होता है, में हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना वो हमारे मूत्र वाला सिस्टम जो है उससे कनेक्टेड होता है। ये मूत्राशय है, ठीक, यहां से मूत्र वाहिनियां आ रही हैं। तो ये जो नलिकाएं होती है ना, ये वाली, ये इसके इस तरफ से ऐसे लौट के, इधर से लौट करके ऐसे आती हैं और एक स्थान पर खुलती हैं। यहाँ पर एक ऐसे, यहाँ पर दो ऐसे पाए जाते हैं, स्थान पाए जाते हैं, ठीक है। और बीच में एक ग्रंथि भी पाई जाती है, ये ग्रंथि। इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है बेटा, अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नलिकाएं हैं ना, ये वाली नलिकाएं, वो इस तरीके से यहाँ आकर के क्या हो जाती है, खुल जाती हैं, ठीक है ना। चलो, फिर यहाँ से एक और नलिका निकलती है, ऐसे आगे की ओर बढ़ती है, ठीक। और इसके आसपास में यहाँ पर फिर और दो ऐसी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ऐसी दो ग्रंथियाँ होती हैं। फिर यही नली आगे बढ़ती है, बाहर निकलती है ना। और फिर इसके आसपास में पेशीय स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है, पेनिस कहते हैं, ठीक है। तो यही होता है कौन, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सी चीज क्या है देखना जरा, ये है, ये तो वृषण हो गया। ये जो नली है, वास्तव में ये नली ना इधर पर ऐसे मुड़ी मुड़ी हुई होती है, ऐसे। तो जहां जहां तक ये मुड़ी हुई होती है इसे कहा जाता है अधिवृषण, अधिवृषण, या फिर एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस कहते हैं, समझ गए। और अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं तो देखो, यहां पर ना वृषण में छोटे छोटे ऐसे लोब होते हैं बेटा, है ना, छोटी छोटी जगहें होती हैं जहां पर शुक्राणु बनता है। फिर शुक्राणु को निकालने के लिए यहाँ पर ऐसी क्या नलियां निकलती हैं, है ना। तो ये नलियां मिलकर के ना यहाँ जाल जैसा बना लेती हैं। और ये जो जाल बना हुआ होता है ना, इसे कहा जाता है वृषण जाल। इसे क्या कहते हैं बच्चे, वृषण जाल कहा जाता है, ठीक है। या फिर रेटेटेस्टिस कहते हैं इंग्लिश में, इसे रेटेटेस्टिस कहते हैं, ठीक, समझ में आ गई बात। फिर क्या होता है, यहां से रेटेटेस्टिस से ये जो अधिवृषण है, यहां तक के एक और नली लगी होती है, ये वाली नली, ठीक है। ये जो हरी कलर की नली मैं बना रहा हूं ना, ये वो नली है जो शुक्राणु को, मतलब स्पर्म को निकाल रही है, कहां से, वृषण से बाहर निकाल रही है। और किसको दे रही है, अधिवृषण को दे रही है। इस नली को क्या कहा जाता है, ये जो नली है ना, इसे कहा जाता है वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है बेटा, वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। फिर ये जो मुड़ी मुड़ी हुई नली मैंने अभी बनाया था आपके सामने, है ना,
ये वाली नली खत्म होती है यहाँ पर मुड़ी हुड़ी ब्लैक कलर की, ये वाली है ना, ये वाली नली के बाद में ये जो है मोटी सी नली चालू होती है जो ऊपर तक के जाती है। इस मोटी सी नली को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं वास डेफरेंस, है ना, या फिर शुक्रवाहक। यहां से शुक्राणु का क्या होता है, यहां से देखो शुक्राणु, मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो लोब है ना, इन्हें वृषण पालिका कहते हैं। यहाँ पर शुक्राणु बना, फिर यहाँ से निकालने के लिए काली काली नलियां निकलती हैं, जहां से जाल जैसे बना लेती हैं, और उस जाल को क्या कहा जाता है? रेटे टेस्टी वृषण जाल कहते हैं। अब फिर वो जाल जैसे बना करके एक और बड़ी सी नली बनाते हैं, वो जाल मिल करके, उसको क्या कहते हैं? वासा एफरेंशिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? वासा एफरेंशिया कहते हैं। फिर वासा एफरेंशिया से ऐसी मुड़ी हुई एक नली चालू होती है जिसको क्या कहते हैं? अधिवृषण। अधिवृषण के बाद में फिर एक और नली चालू होती है जिससे क्या कहा जाता है? वास डेफरेंस या फिर शुक्रवाहक कहते हैं। समझ में आई बात क्या? फिर ये शुक्रवाहक, ये जो मूत्राशय है ना, उसकी मूत्र वाहिनियों के ऊपर से घूम करके जो है वो कहां पर आकर के खुलता है? ये शुक्राशय के सामने खुलता है ना, इसको क्या कहते हैं? ये है भैया शुक्राशय। शुक्राशय के बारे में खास बात है कि हमारे वीर्य का 90% भाग बनाता है। और दूसरी बात ये कि जो शुक्राशय है, यहीं पर वीर्य के लिए मतलब स्पर्म का भोजन तैयार होता है। और स्पर्म का भोजन कौन होता है भैया? फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज वो पदार्थ है जो शुक्राणुओं का क्या होता है? भोजन होता है। इसका मतलब है कि शुक्राणुओं के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको फ्रक्टोज जरूर देखने को मिलेगा, है ना। और फ्रक्टोज की उपस्थिति से रेप जैसे केसेस में पता लगाया जाता है कि जो विक्टिम है, जो जिसके साथ में ये दुर्घटना हुई है, उसका वास्तव में रेप हुआ है या नहीं। क्योंकि अगर रेप जैसी कोई घटना होती है ना, तो यहाँ से निकलने वाले वीर्य में या शुक्राणुओं में कहीं ना कहीं उसके जो वेनाइनल ट्रैक्ट है महिला के, वहां पर अपने को क्या देखने को मिलता है? फ्रक्टोज देखने को मिलता है। तो इसकी टेस्टिंग भी की जाती है। फिर यहाँ पर जो है आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये जो पीली सी आपको ग्रंथि दिखाई दे रही है, इसे क्या कहा जाता है बेटा? इसे कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, यहां से फिर जो आगे निकल रही ये क्या है? यूरेथ्रा है। ये क्या है? यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग है। और ये बल्ब के समान जो दो ग्रंथियां हैं, इन्हें कहा जाता है बल्बो यूरिथ्रल, है ना, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। और हिंदी में इसे कंठ मूत्र पथ ग्रंथि भी कहते हैं, है ना। और ये क्या हो गया हमारा? ये तो है पेनिस। ठीक है भाई, समझ गए। अब आप देखना कि यहां से शुक्राणु आ रहे हैं, ऐसे इस मार्ग से क्या आएंगे? शुक्राणु आएंगे, है ना। और यहां से क्या आ रहा है? मूत्र भी आ रहा है। तो हमारे इसमें क्या है? शुक्राणु के बाहर निकलने और मूत्र के बाहर निकलने के लिए मेल्स में एक ही ट्रैक्ट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, मेल्स में एक ही उभयनिष्ठ मार्ग है, महिलाओं में जबकि अलग अलग मार्ग होते हैं। अगली बात यह है कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो एक होती है, बल्बो यूरिथ्रल जोड़े में होते हैं। ठीक है ना। चलो, शुक्राशय किसका निर्माण करता है? वीर्य का निर्माण करता है, 90% भाग बनाता है। समझ गए ना। आगे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये कि अब ये जो वैसेक्टोमी होती है उसमें क्या होता है बेटा? वैसेक्टोमी के अंदर जो है ये जो शुक्रवाहक है, वैसेक्टोमी के अंदर क्या होता है? ये जो शुक्रवाहक है ना, इसको काट करके क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। ठीक है, तो शुक्रवाहक को जब काट के बांध दोगे तो क्या यहां से शुक्राणु का निर्माण होना बंद हो जाएगा क्या? शुक्राणु का निर्माण तो वृषण में हो रहा है, बाकायदा यहां से शुक्राणु का निर्माण हो पाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन यहां से शुक्राणु इस मार्ग में नहीं आ पाएंगे। बस इतनी घटना होगी, निर्माण बंद नहीं होगा कभी भी, है ना। शुक्राणु तो बनेंगे। इस घटना को कहा जाता है वैसेक्टोमी। ठीक है, तो ये था नर का सिस्टम, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एक वैसेक्टोमी को क्या रोकता है? वैसेक्टोमी वीर्य का उत्पादन रोक देता है क्या? नहीं भैया, वीर्य का उत्पादन नहीं रोकता, वीर्य का उत्पादन तो होता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि वृषण में शुक्राणु का उत्पादन। वृषण में शुक्राणु का उत्पादन, बताओ भाई, वृषण में शुक्राणु तो बकायदा बनते ही है ना। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। फिर है मूत्र मार्ग में शुक्राणु की गति, और फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो मूत्र मार्ग में शुक्राणु की गति को रोक देता है कि यहां पर शुक्राणु मूत्र मार्ग में आ नहीं पाते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो कौन सा है गलत कथन भैया? सबसे पहले है
कि आपातकालीन गर्भ निरोधकों में प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन संयोजन या आईयूडी शामिल होते हैं। ठीक है, अब भी थोड़ी देर पहले जब आपको मैं आपातकालीन गर्भ निरोधक मतलब इमरजेंसी पिल्स के बारे में बता रहा था, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स में, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सीओसी होती हैं, सीओसी पिल्स जो होती हैं, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव, वो शामिल होते हैं ना। और कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव में प्रोजेस्टेरोन भी होता है और कौन होता है, एस्ट्रोजन भी होता है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये बिल्कुल सही बात है, मतलब हमें गलत कथन सुनना है तो ये तो सही कथन हो गया। अगला क्या है, त्वचा प्रत्यारोपण की क्रिया का तरीका गोलियों के समान होता है और उनकी प्रभावी अवधि बहुत लंबी होती है। बिल्कुल, आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था किसका, देखो, मोड ऑफ स्किन इम्प्लांट, इम्प्लांट का एग्जाम्पल बताया भी था कि उसको त्वचा के नीचे लगाते हैं, है ना। यह भी इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के रूप में है, उपयोग होता है, मतलब कंट्रासेप्टिव के रूप में उपयोग होता है, मतलब ये कथन भी बिल्कुल सही बात है ना। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है कि किसी भी अधिक गर्भधारण को रोकने के लिए आमतौर पर पुरुष या महिला साथी के लिए एक अस्थायी विधि के रूप में नसबंदी की सलाह दी जाती है। बेटा नसबंदी मतलब क्या हो गया बच्चे, यहां से ही पकड़ लेना। नसबंदी मतलब कौन हो गया, वैसेक्टोमी। और वैसेक्टोमी जो है वो जो टेम्परेरी मेथड नहीं है, वो एक अस्थायी विधि नहीं है गर्भ निरोधन की। वो कौन सी विधि है, परमानेंट मेथड है। समझ गए ना कि वो रिवर्सिबल बहुत कम होती है। ठीक है, वो रिवर्सिबल नहीं होती कि एक बार अगर आपने नसबंदी करा ली, मतलब शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया, तो फिर से उससे शुक्राणु की गति बहुत बहुत रेयरली हो पाती है। समझ गए ना, इसलिए यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हमें गलत ही चुनना था, मतलब सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक जीनों का कार्य खालिस्तान द्वारा नियंत्रित होता है, ऑपरेटर के द्वारा या फिर प्रमोटर के द्वारा, लाइगेज के द्वारा या नियामक जीन के द्वारा। यार तो इसको तो बहुत अभी थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन में ये पूरा कॉन्सेप्ट समझे हो, है ना, कि किसके द्वारा होता है, नियामक जीन के द्वारा, कि वो अगर दमनकारी पदार्थ बनाएगा तो फिर जीन, संरचनात्मक जीन अपनी अभिव्यक्ति नहीं दिखा पाएंगे, और अगर ये दमनकारी पदार्थ नहीं बनाएगा तो संरचनात्मक जीन अपनी अभिव्यक्ति दिखा पाएंगे। तो ये बहुत सरल सा क्वेश्चन था, बन जाना चाहिए। आपको वो कॉन्सेप्ट समझा दिया हूं, अगर आप भूल रहे हो तो फिर से पीछे वीडियो में जाकर के देख लेना। फिर नेक्स्ट है, परिपक्व यूकेरियोटिक एमआरएनए में 3' पॉली टेल और 5' पॉली कैप की क्या भूमिका है एमआरएनए में। सुनो, हाँ, तो ये क्वेश्चन का आंसर समझना। मैंने आप लोगों को समझाया है कि देखो भाई, जो जीन होता है ना, जैसे ये जीन है हमारे अंदर का, हमारे अंदर मतलब हम कौन से जीव हैं, यूकेरियोटिक जीवों की बात कर रहा हूं। हमारे अंदर जो जीन है ना, ये है जीन मान लो, तो इस जीन से क्या बनाना है, आरएनए बनाना है। कौन सा आरएनए बनाना है, एमआरएनए बनाना है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जीव में डायरेक्टली एमआरएनए बन जाता है, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, जीन से जब हम एमआरएनए बना रहे होते हैं तो बीच में एक अलग प्रकार का आरएनए बनता है जिसे कहा जाता है एचएनआरएनए। ठीक है, ये एमआरएनए नहीं होता है, लेकिन इसमें काट छांट करके या सुधार करके हम इसी से क्या बना पाते हैं, एमआरएनए बनाते हैं। तो मैं इसको अगर ऐसे बना लूं तो आप देखना जरा कि ये क्या हो गया, मान लो ये है एचएनआरएनए। ये क्या है भैया, एचएनआरएनए है। पीला कलर आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देख लेना। ये एचएनआरएनए हो गया। अब एचएनआरएनए में क्या होता है बेटा कि सबसे पहले हमें इसको टोपी पहनानी पड़ती है ऐसे, और इसकी पूंछ भी लगानी पड़ती है। तो टोपी पहनाई जाती है काहे की, टोपी, इसका मतलब ये है, टोपी पहनाने का मतलब है कि यहां पर शुरुआत में हमें एक रिएक्टिव ग्रुप जोड़ना पड़ता है। उसका नाम क्या है, 3-मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी लिख दे रहा हूं, है ना। 3-मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। इसको जब हम एचएनआरएनए के साथ में जोड़ देते हैं तो इस घटना को ही क्या कहा जाता है, कैपिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, कैपिंग कहते हैं। ठीक है, ओके। फिर पूंछ के रूप में हम किसको जोड़ते हैं, एडिनाइलेट को, एडिनाइलेट को जोड़ते हैं। एडिनाइलेट का मतलब होता है एडिनोसिन एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, है ना। एडिनाइलिक एसिड को जोड़ते हैं। एडिनाइलिक एसिड क्या होता है बेटा कि जब शुगर के साथ में, जब हम शर्करा के साथ में किसको जोड़ देते हैं, एडेनिन को जोड़ते हैं। किसको,
एडेनिन को जोड़ते हैं, है ना, ये शर्करा है 5 कार्बन वाली, इसके साथ में पहले कार्बन से कौन जुड़ गया, एडेनिन जुड़ गया, और ये सुगर है, तो इतने खंड को क्या कहा जाता है, सुगर, और एक नाइट्रोजन क्षार है ना, ये नाइट्रोजन क्षार ही है एडेनिन एक प्रकार का। तो नाइट्रोजन क्षार और सुगर जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। समझ में आया क्या, ये न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, ठीक है। अब लेकिन अगर आप इसमें 5वें कार्बन से एक फास्फेट जुड़ देते हो ना, तो यहां पर कौन कौन हो गया, फास्फेट हो गया, सुगर हो गया, और एडेनिन मतलब एक प्रकार का नाइट्रोजन क्षार हो गया। तो इन तीनों को एक साथ फिर क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब सुनना, जब केवल एडेनिन और सुगर होते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और एडेनिन और सुगर के न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है, इतने का नाम क्या है बेटा, एडिनोसिन कहते हैं, एडिनोसिन कहा जाता है। समझ में आया क्या, न्यूक्लियोसाइड को। लेकिन जब इस एडिनोसिन में मतलब सुगर और एडेनिन के साथ में जब कौन जुड़ जाता है, फास्फेट भी जुड़ जाता है, तो यह क्या में बदल जाता है, न्यूक्लियोटाइड में। और फिर अब इस न्यूक्लियोटाइड का नाम अलग बन जाता है, इसे क्या कहा जाता है, एडिनाइलिक एसिड। क्या कहते हैं, एडिनाइलिक एसिड कहते हैं। समझ में आया क्या। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन के साथ में उसके संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि एक ही टाइप का क्वेश्चन में आप ना रह जाओ, उसके एक क्वेश्चन के साथ आपको ढेर सारे कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानकारी मिले। इस बात, और मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए अगर आपको कोई चीज समझ में एक बार में नहीं आ रही तो प्लीज उसको रिपीट करके देखिएगा, लेकिन बिना समझे आगे मत बढ़िएगा, ठीक है। तो देखो भाई, मैंने क्या क्या कहा कि हम लोग जब जीन से एमआरएनए बना रहे होते हैं यूकेरियोटिक के अंदर, तो डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनता, बीच में एचएनआरएनए बनता है। फिर एचएनआरएनए में कुछ चीजों की काट छाट करके हम लोग क्या करते हैं, एमआरएनए प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो काट छाट करने के लिए सबसे पहले करी जाती है कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है कि एचएनआरएनए के साथ में 3 मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद में होती है पूंछ जोड़ना, पूंछ को जोड़ा जाता है, और ये पूंछ का जुड़ना क्या कहलाता है, इसे कहा जाता है टेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टेलिंग, ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। और पूंछ के रूप में हम किसको जोड़ते हैं, एडिनाइलेट को जोड़ते हैं। इसी का एक और नाम क्या है, एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड होता क्या है कि जब हम पेंटोज शुगर के साथ में 5 कार्बन वाली शुगर के साथ में एक नाइट्रोजन क्षार को जोड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और अगर एडेनिन को जोड़े हैं तो बने हुए न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होता है, एडिनोसिन। और जब हम इसी शुगर और एडेनिन के साथ में फास्फेट को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड, और इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या है, एडिनाइलिक एसिड, और इसे ही हम पीछे जोड़ते हैं। समझ में आया, इस प्रोसेस को टेलिंग कहा जाता है। फिर क्या होता है, जरा ध्यान से समझना कि इस एमआरएनए के अंदर, इस एचएनआरएनए के अंदर कुछ कुछ पार्ट ऐसा है जो प्रोटीन बना सकता है और एमआरएनए में बदल सकता है। समझ गए क्या। तो जो पार्ट जो है एमआरएनए में बदलेगा आगे चल करके, या फिर एमआरएनए में, या फिर जो क्या बनाएगा, जो पार्ट क्या बना सकता है बेटा, प्रोटीन बनाएगा एचएनआरएनए का, उसे क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। और जो नहीं बनाता है, जो खंड है ना, उसे क्या कहते हैं, इंट्रॉन कहते हैं। क्या कहा जाता है, इंट्रॉन कहते हैं। समझ गए ना। और फिर अगली प्रोसेस क्या होती है कि देखो हमें चाहिए क्या, हमें तो प्रोटीन बनाना है ना आगे चल के, तो हम एक्सॉन चाहिए हमें। बीच वाला जो खंड प्रोटीन नहीं बना पा रहा उसको काट करके अलग करना पड़ेगा, है ना। तो ये काट के अलग, इंट्रॉन को काट कर अलग करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, स्प्लाइसिंग कहलाती है। क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। और ये तीसरा स्टेज होता है, ठीक है। और ये सब करने के बाद में कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग करने के बाद में, है ना, आपको एचएनआरएनए से कौन सा आरएनए प्राप्त हो जाता है, एमआरएनए प्राप्त हो जाता है, ठीक है। समझ गए ना। अब आपका देखिए, परिपक्व यूकेरियोटिक एमआरएनए में 3' पाली ए टेल और 5' पाली कैप की क्या भूमिका है। मतलब 3' पाली इस वाले की बात हो रही है और 5' पाली इधर की, कैप की क्या भूमिका है बताओ। ऑप्शन है क्या आपका, ए नंबर की, ये कार्यात्मक एमआरएनए बनाने और नाभिक निर्यात की सुविधाजनक। सबसे पहली बात तो यही देख लो ना, कार्यात्मक एमआरएनए, क्योंकि भाई सुनो, जो जीन से एमआरएनए के निर्माण के बीच में जो एचएनआरएनए बना है,
हम इस HNRNA को बदलना चाहते हैं काय में, mRNA में, तभी हम कैपिंग कर रहे हैं, टेलिंग कर रहे हैं और स्प्लाइसिंग कर रहे हैं। समझ में आया क्या? तो जो कैपिंग, टेलिंग और जो स्प्लाइसिंग है वो वास्तव में, क्योंकि ये HNRNA किसी प्रकार का कोई प्रोटीन नहीं बना सकता ना, तो अगर हमें प्रोटीन चाहिए तो हमें HNRNA को बदलना पड़ेगा mRNA में। इसलिए हम लोग HNRNA के साथ में कैपिंग कर रहे हैं, टेलिंग कर रहे हैं और स्प्लाइसिंग कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें कार्यशील आरएनए क्या हो सके, प्राप्त हो सके, जो हमें आगे चल करके क्या बना करके दे, प्रोटीन। तो कार्यात्मक आरएनए बनाने के लिए हम ये सब प्रोसेस कर रहे हैं। तो इनके बारे में सबसे सही कथन यही हो जाएगा कि कार्यात्मक mRNA बनाने और नाभिक निर्वात को सुविधाजनक बनाने में मदद करते हैं ये प्रोसेस। ठीक है बेटा, होप आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, डीएनए की संरचना में एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं बाबू? तो सुनो, डीएनए में ध्यान रखना, डीएनए में क्या होता है, डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? ए, टी, जी और सी। एडेनिन के साथ एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? प्यूरिन होते हैं। क्या होते हैं? प्यूरिन्स होते हैं। ठीक है, और जो कौन है आपका थाइमिन और साइटोसिन है वो पायरिमिडीन्स होते हैं। ठीक है, ये पायरिमिडीन्स होते हैं। समझ गए? ये भी ध्यान रख लेना। फिर अगली बात, इनके बीच में कितना बॉन्ड होता है? तो भाई इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में कितने? ट्रिपल बॉन्ड। और ये बॉन्ड किस टाइप का होता है? तो ये बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। समझ में आया ना? तो डीएनए में एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? तो 2 बॉन्ड होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम 1 में सबसे अधिक जीन है ना, और Y में सबसे कम जीन है, तो संख्या बताना है हमको। तो सुनो बेटा, ये जो क्वेश्चन है वो आया है HGP से। HGP का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट या प्रोग्राम, ये क्लियर कर लेना। ठीक है, इससे क्वेश्चन आया है। वास्तव में इसमें क्या किया गया था ना, हमारे अंदर कितने प्रकार के जीन्स हैं, वो जीन्स क्या क्या करते हैं, है ना, हमारे अंदर कितने कितने कोड बन सकते हैं, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन इस प्रयोग में किया गया था। इसकी जो शुरुआत है वो 1990 में हुई थी और ये ख़त्म हुआ था 2006 में। वास्तव में इसको ख़त्म होना था कहाँ? 2003 में ख़त्म होना था। समझ गए ना? मतलब ये टोटल 13 साल का प्रोजेक्ट था। 2003 में ख़त्म होना था, लेकिन ये 2006 में ख़त्म हुआ, क्योंकि जो क्रोमोसोम 1 है ना, कहाँ? जो क्रोमोसोम 1 जो है वो क्रोमोसोम 1 का अध्ययन करने में इनको 3 साल का समय और लग गया था, क्योंकि सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है वो। इसके कुछ की पॉइंट्स थे। इसने ये बताया था कि भैया हमारे अंदर जो टोटल जीन होते हैं वो होते हैं 30,000 हमारे अंदर क्या होते हैं? जीन होते हैं। ठीक है, बोलो भाई, 30,000 जीन होते हैं। और एक जीन में कितने नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं? नाइट्रोजन जो क्षार हैं वो कितने होते हैं भैया? लगभग 3,000 होते हैं नाइट्रोजन क्षार एक जीन में। ठीक है, फिर आगे की बात है, इन्होंने बताया कि हमारा जो सबसे बड़ा जीन है उसका नाम क्या है? डिस्ट्रोफिन जीन। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा जीन है ना, जिसमें लगभग 2.4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इस आंकड़े को एक बार और कंफर्म कर लेना। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि आपके शरीर का सबसे बड़ा जो गुणसूत्र है ना, सबसे बड़ा गुणसूत्र है वो कौन सा है भैया? क्रोमोसोम नंबर 1 है ना। जो जोड़े हैं उस जोड़े में से पहला जोड़ा सबसे बड़ा होता है, और उसमें न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? तो इसमें कितने जीन होते हैं? सॉरी, इसमें जीन की संख्या भी बताई इसने कि इसमें जीन होते हैं 2968, है ना, मतलब 29,968। ठीक है, फिर नेक्स्ट बताया कि फिर सबसे जो छोटा जीन है या सबसे छोटा गुणसूत्र जो है वो कौन सा गुणसूत्र होता है? Y, और इसमें मात्र 231 जीन होते हैं। ये सब बताया उन्होंने। ठीक है, चलिए और भी बातें बताई इन्होंने। तो इन्होंने बोला कि भाई हमारे अंदर इतने सारे कूट हैं या कोड हैं या फिर सीक्वेंस है। ठीक है, हमारे अंदर इतने सारे कूट है, सीक्वेंस है कि अगर हम इनको 1000 पेज की बुक में
लिखना चालू करें तो हमको पूरे कोड लिखते तक के करीबन 3300 बुक्स की जरूरत पड़ जाएगी, है ना। तो ये सब बताया उन्होंने। तो हमें मेन तौर पे क्या बताना है कि हमारे क्रोमोसोम 1 में सबसे अधिक जीन होते हैं, तो कितने होते हैं 29 68, और Y में सबसे कम होते हैं, कितने होते हैं 231। ये वाला ऑप्शन कहाँ है देख लो, 1 2 3 ये है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में मैमल्स में कार्पस ल्यूटियम किस अंग में पाया जाता है। तो बेटा अब भी आपको बताया था, समझा के आ रहा हूं आगे की वीडियो में, जो कॉन्सेप्ट में रिपीट नहीं करूंगा, है ना। आपको पहले ही समझा दिया हूं कि वो कहां पर पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना माहवारी धर्म का तत्कालिक कारण है। तो सुनो जरा, मैंने आपको वैसे तो इस चीज को पहले ही समझा दिया है, लेकिन एक बार और इसको समझ लेना कि जैसे ये महिला का क्या है, ये गर्भाशय है, तो यहां पर सबसे जो आंतरिक लेयर है उसे क्या कहा जाता है, एंडोमेट्रियम कहते हैं, है ना। ठीक, एंडोमेट्रियम में ही क्या होता है, जायगोट है वो आकर के चिपकता है और यहीं पर इसका विकास होता है। समझ गए ना। तो ये तो आपको समझ में आई होगी, इस बारे में बात नहीं करना। क्या होता है, एंडोमेट्रियम के टूटने के कारण ही महिला में जो है रक्तस्राव होता है। तो एंडोमेट्रियम को बनाए रखने और तोड़ने के काम दो चीजें करती हैं, देखो ध्यान से। एक हार्मोन है कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है, ये ध्यान रखना हमेशा, बोलो भाई। और एक और हार्मोन है महिलाओं के अंदर, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम को बनाने का कार्य करता है। मतलब एंडोमेट्रियम को बनाएगा कौन, एस्ट्रोजन, और बनाए रखेगा कौन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, मतलब मिस्त्री कौन हुआ, एस्ट्रोजन, और मालिक कौन हुआ, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो जब हमारे मतलब महिलाओं की बॉडी में अचानक से कौन सा हार्मोन कम होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होता है, तो ऑफ कोर्स एंडोमेट्रियम को बनाए रखने वाला सब्सटेंस कम हो गया, तो वो टूट जाएगी, जिससे क्या आने लगेगा, मासिक चक्र आने लगेगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन का बंद होना माहवारी धर्म का तत्कालिक कारण है। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोजेस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो सुनो बेटा ध्यान से, कि मान लो एक स्त्री है, तो क्या होता है कि इसकी जो ओवरी है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसी नहीं होती है ना, ये ऐसे समझना, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं कि जैसे ये ओवरी है, ठीक है, तो यहां पर एंडोमेट्रियम है, तो समझ गए आप, और ये फेलोपियन नलिका है ना। फेलोपियन नलिका में ही निषेचन होता है इंसान में। फिर क्या होगा, देखो ध्यान से, कि यहां पर आकर के ये जायगोट लग गया है ना। मान लो ये क्या है भैया, जायगोट है। तो जायगोट के आसपास में एक और स्तर बनती है ना, जो एंडोमेट्रियम और जायगोट के बीच में, इस जगह को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अपरा या प्लेसेंटा। ये एक ऐसी प्रोटेक्टिव झिल्ली है जो भ्रूण और एंडोमेट्रियम के मध्य में होती है और ट्रांसफर करती है चीजों का। ठीक है, अब जैसे ही प्लेसेंटा बनती है ना, प्लेसेंटा बहुत जल्दी बन जाती है। ठीक है बेटा, इसका जो निर्माण है ना, इसका निर्माण जो है, जैसे ही निषेचन हुआ, जैसे ही क्या होता है, निषेचन के बाद, जैसे ही मान लो यहां पर क्या हुआ है, निषेचन हुआ है, इसके लगभग, निषेचन के लगभग 7 से 10 दिन के बाद में मनुष्य में क्या बन जाती है, प्लेसेंटा बन जाती है ना, प्लेसेंटा बन जाती है। और प्लेसेंटा जैसे ही बनती है ना, तो वो एक हार्मोन निकालती है, HCGH। इसका नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, वास्तव में क्या होता है, ये जो हार्मोन है, ये इस एंडोमेट्रियम को बनाए रखने में सहायता करता है ना। तो इस, क्योंकि एंडोमेट्रियम अगर बनी नहीं रही तो फिर बच्चा बाहर आ जाएगा, है ना, इसलिए उसको वहां बना करके रखना है, और उसमें ये हार्मोन सहायता करता है। तो ये हार्मोन महिला की बॉडी में तभी देखने को मिलता है जब उसकी बॉडी में प्लेसेंटा बनती है, और प्लेसेंटा तभी बनती है जब वहां पर जो जायगोट है वो जाकर के इसमें लगता है, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। समझ में आई के बाद, तो इस हार्मोन की उपस्थिति से हम ये चेक कर सकते हैं कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं। तो 7 से 10 दिन के बाद में, 7 से 10 दिन के बाद में ये हार्मोन महिला की बॉडी में मिल जाएगा, और इस हार्मोन की कुछ मात्रा ऑफ कोर्स उसके यूरिन में भी पाई जाएगी, मूत्र में भी पाई जाएगी। तो जो हमारी जो टेस्ट किट होती है ना, उसमें हम लोग इसी हार्मोन का क्या करते हैं भैया, इसी हार्मोन का टेस्ट किया जाता है, और इसका टेस्ट करने से अगर इस तरीके का मामला आया तो फिर हम, अगर ये हार्मोन मिल गया तो
बोल दिया जाता है कि वह जो महिला है वो क्या है, प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है, उसको वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। समझ में आया कि नहीं? तो HCGH हार्मोन का टेस्ट करते हैं। ठीक है भैया, इस टेस्ट को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, इस टेस्ट का नाम है ग्रेविडेस्क टेस्ट। ठीक है, ग्रेविडेस्क टेस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या था, अगर एक स्त्री गर्भधारण करती है तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो सिंपल सी बात है, कौन सा? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन प्लेसेंटा से निकलता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। One could be free of STD infections by which of the following principles given, बोलो, है ना? हाँ ठीक है, कौन से सिद्धांतों का उपयोग करके जो एक व्यक्ति है वो STD से बच सकता है? तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है कि सहवास के दौरान कंडोम का उपयोग करें। बिल्कुल, कंडोम क्या है, महिला की स्किन और मेल की स्किन को कांटेक्ट में नहीं आने देती, जिससे वायरल जो है इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, तो ये भी अच्छा तरीका है। संदेह की स्थिति लगे तो पता लगाने के लिए किसी योग्य चिकित्सक के पास जाना चाहिए और रोग का निदान होने पर पूर्ण उपचार प्राप्त करना चाहिए। बिल्कुल, ये भी सही बात है। अनजान साथी एकाधिक पार्टनर से सेक्स से बचना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स होने से क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता किसे ये डिजीज है और किसे नहीं है। तो ये भी ठीक है, मतलब सारे ही ऑप्शंस जो है वो ऐसे हैं जिनका अगर कोई ध्यान रखे तो वो STD से बच सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी यौन संचरित रोगों सहित विकल्प का चयन करें। तो सुनो भैया, यौन संचरित रोग कैसे होते हैं? तो यौन संचरित रोग के बारे में मैंने बताया हूं कि ऐसे रोग जो किससे फैलते हैं, यौन संबंध बनने से फैलते हैं। ठीक है, समझ गए ना? तो ऐसे रोग में देखो, मलेरिया का भी यौन संचरित रोग नहीं हो सकता। ठीक है, कैंसर, एड्स और सिफिलिस, एड्स और सिफिलिस तो है, कैंसर नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, कैंसर, एड्स, उपदंस मतलब गोनोरिया, मलेरिया, मलेरिया नहीं है भाई। ठीक है, मलेरिया नहीं है ऑप्शन नंबर डी में। और ऑप्शन नंबर बी में देखो, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, गोनोरिया, गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, जेनाइटल हब्स भी है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए देखो, जो यौन संचरित रोग होते हैं ना, उनमें कौन कौन आ जाएगा? देखो, एच तो याद रखना, ये वायरस द्वारा फैलते और कभी ठीक नहीं होते। पहले एच का मतलब क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी। दूसरे का मतलब हो जाएगा हर्प्स, हर्प्स मतलब यही जेनाइटल हर्प्स है ना। और तीसरे का मतलब हो जाएगा HIV एड्स। ये तीनों ऐसे रोग हैं जो ठीक नहीं होते, अनक्योरेबल हैं। ठीक है ना, समझ गए ना? तो ये तो यौन संचरित रोग हैं ही हैं, साथ ही साथ में गोनोरिया, सिफिलिस, ठीक है, ये सब भी यौन संचरित रोग हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वो क्या कह रहा है कि इफ फॉर सम रीजंस द वासा एफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड द गैमेट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। मतलब यदि किसी कारण से मानव जनन प्रणाली में वासा अफवाही, मतलब वासा एफरेंशिया की बात हुई है, सुनो, वासा एफरेंशिया क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, तो गैमेट्स विल नॉट बी ट्रांसफर फॉर्म, मतलब गैमेट्स कहां से कहां ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। तो सुनो मेरे भाई, इसको तो अब भी समझ के आया थोड़ी दूर पहले। यहां पर आपने इस चीज को समझा है कि मैंने आपको क्या बताया कि भैया ये जो चीज है ना, मतलब मैंने आपको बताया था कि यहां पर शुक्राणु बनेगा, फिर शुक्राणु कहां जाएगा, वृषण जाल में जाएगा, वृषण जाल मिलकर के क्या बनाएंगे, वासा एफरेंशिया बनाएंगे। बताए हूं या नहीं बताया हूं? बताया हूं ना। अच्छा, वासा एफरेंशिया कहां से किसको किसको जोड़ रही है? तो आप बताओ, वासा एफरेंशिया जो है वो एपिडिडाइमिस को मतलब अधिवृषण को और किसको, वृषण जाल को जोड़ रही है ना। या फिर आप ये सोच लो कि ये वृषण से शुक्राणु को कहां निकाल रही है, बाहर निकाल रही ना। तो अगर ये ब्लॉक हो गई तो क्या हो जाएगा भाई, ब्लॉक हो गई तो फिर शुक्राणु जो है वो वृषण के अंदर से बाहर नहीं जा पाएंगे। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो शुक्राणु का ट्रांसफर है वह वृषण के अंदर से, मतलब वृषण जाल से अधिवृषण को नहीं हो पाएगा। अगर कौन ब्लॉक हो गई, वास एफरेंशिया ब्लॉक हो गई। यही चीज वो क्वेश्चन में पूछा है, देखो काफी डीप पूछा उसने। हाँ, तो यही क्वेश्चन था कि किसी कारण से अगर ये बंद हो गई तो क्या हो जाएगा भैया, तो किसके मतलब युग्मों को परिवहन नहीं किया जा सकेगा। एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस नहीं, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस तो हो जाएगा। देख लो, मैं आपको यहीं पर बना दूं अगर छोटा सा चित्र, तो ये वृषण है ना, यहां पर ये वृषण पालिकाएं हैं,
यहां से फिर ऐसे शुक्राणु के लिए ये थोड़ा जाल जैसा बन जाएगा, इसको क्या कहेंगे, वृषण जाल बोलेंगे कि नहीं, ये वृषण जाल है, रेटिटेस्टिस है। फिर ये जाल जैसी आकृतियां ऐसे जुड़ करके और एक मोटी सी नली बनाएंगी, इस मोटी सी नली का ही नाम क्या है, वासा इफ्रेंसिया है कि नहीं। अभी पूरा डायग्राम देख करके आए हो यार, है ना। और इसके बाद से जो नली चालू होती है ऐसी मुड़ी टाइप की, उसे क्या कहते हैं, वास डेफरेंस कहते हैं, वो सॉरी एपिडाइमिस कहते हैं। एपिडाइमिस मतलब अधिवृषण कहा जाता है ना। और अधिवृषण के बाद में जो चालू होती है नलिका ना, यहां से जो चालू हो रही वो क्या है भैया, वास डेफरेंस है। ये क्या है, वास डेफरेंस है, ठीक है। तो आप बताओ अगर ये चीज खराब हो गई, ये चीज खराब हो रही है ना, तो क्या होगा, ये चीज अगर खराब हो रही है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वास एफरेंसिया, तो ये चीज खराब होगी तो कहां से कहां का ट्रांसपोर्ट रुकेगा, वृषण जाल और अधिवृषण के बीच में शुक्राणु का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये जो ऑप्शन है कि भाई एपिडाइमिस और वास डेफरेंस की मतलब यहां के बीच में हो जाएगा, ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है कि योनि से गर्भाशय, ये भी गलत है। फिर है वृषण से अधिवृषण, वृषण के अंदर से अधिवृषण में, बिल्कुल ये वाला ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। होप आपको समझ में होगा, आया होगा। अगला है लैक ऑपेरॉन सिस्टम में लाख जीन आई कोड खालिस्तान के लिए है, तो जीन आई जीन यार सिंपल है, कौन सा जीन, आई जीन जो है वो किसके लिए कोड करता है, तो आई जीन किसके लिए कोड करता है बच्चे, वो प्रेरक के लिए नहीं करता, रिप्रेसर के लिए करता है ना। अरे आई जीन को ही तो क्या कहते हैं, आई जीन को ही क्या कहा जाता है बच्चे, रेगुलेटर कहते हैं ना। और ये रेगुलेटर क्या बनाता है, दमनकारी पदार्थ मतलब रिप्रेसर ही बनाता है। चलो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह हमारे ध्यान से नहीं बचा है कि हमें जिस विशिष्ट जोड़ी को तुरंत पोस्ट किया, नहीं यार पोस्ट किया, यह आनुवंशिक सामग्री के लिए एक संभावित प्रतिलिपि तंत्र का सुझाव देता है। यह खालिस्तान द्वारा दिया गया या लिखा गया। It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for genetic material. This is written by पेयरिंग। ये जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल की बात हो रही है, और डबल स्टैंडर्ड मॉडल किसने दिया था भैया, ये दिया था किसने, वाटसन और क्रिक ने, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान हमें बताता है कि जीवन कैसे सरल से जटिल रूपों में विकसित हुआ, और खालिस्तान हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों के लिए क्या तंत्र प्रदान करता है। तो मेंडल, पहला में मेंडल आएगा, दूसरा में डार्विन। नहीं भाई सुनो, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। तुमको क्या बोला कि पहला जो है हमें ये बताता है कि जीवन कैसे सरल से जटिल की ओर विकसित हुआ, तो ये चीज बताई डार्विन ने, है ना, डार्विन ने बताई। डार्विन की थ्योरी में ये पता चलता है, ठीक है, कि सरल चीजों से जटिल चीजों का कैसे विकास हुआ है, ठीक है। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लक्षणों का वंशानुक्रम से, तो ध्यान रख लेना कि ये किसकी बात हो रही है, यहां पर मेंडल की बात हो रही भाई, है ना, ठीक है। तो बस ये वाला देख लो, पहले में क्या आ जाएगा डार्विन, और दूसरे में, पहले में क्या जाएगा डार्विन और दूसरे में आ जाएगा मेंडल के प्रयोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम mRNA पर अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन कैसे आरंभ करता है। तो कैसे आरंभ करता है, देखो भाई हमेशा ध्यान रखना बेटा, जैसे ये mRNA है ना, मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो mRNA है, ये मान लो mRNA है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, पूरी प्रोसेस बता रहा हूं, अच्छे से सुन लेना थोड़ी देर के लिए। ट्रांसलेशन कैसे चालू होती है, देखो हर एक कोई भी कोड हो, सबसे पहले हमें mRNA में 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ही क्रम देखने को मिलता है। इन 3 न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम को ही आनुवंशिक कोड कहते हैं, ठीक है ना। चलो ये जो क्रम होता है ना, हर एक कोड एक विशेष प्रकार के एमिनो एसिड के लिए बना होता है। एमिनो एसिड को बनाता नहीं है ये कोड, एमिनो एसिड पहले से आपकी कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, बस ये कोड उनको पहचानने का एक मैप है, समझ लो, ठीक है। चलिए फिर हमेशा लेकिन कोई भी प्रोटीन का निर्माण हो, है ना, ये एमिनो एसिड जुड़ जुड़ करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ऐसी श्रृंखला बन जाती है एमिनो एसिड्स की
जो कौन से बंध से जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके एक श्रृंखला टाइप की बना लेते हैं और इसी श्रृंखला को क्या कहते हैं बेटा, प्रोटीन कहते हैं। कहने का मतलब प्रोटीन निर्माण के लिए एमिनो एसिड चाहिए और एमिनो एसिड को पहचानने के लिए कोड चाहिए। और कभी भी, और ये कोड किसके पास में होता है, ये कोड होता है किसके पास में, mRNA के पास में होता है। लेकिन हर प्रकार के mRNA में सबसे पहला कोड AUG ही होता है। मतलब हर प्रोटीन के निर्माण के लिए पहले नंबर पर AUG का एमिनो अम्ल लगेगा। AUG कौन से एमिनो अम्ल के लिए कोड करता है, ध्यान रख लेना, मिथियोनिन नाम के, कौन से, मिथियोनिन एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। चूंकि हर एक प्रकार के प्रोटीन में मिथियोनिन ही पाया जाएगा, मतलब सबसे पहला कोड AUG ही होगा, इसलिए AUG को क्या कहा जाता है बेटा, आरंभन कोडान कहते हैं। आरंभन कोड या आरंभन कोडान कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं। जबकि एक चीज और ध्यान रख लेना कि UAA, UAG और UAG और UGA, ये तीनों ऐसे कोड हैं जो किसी प्रकार के कोई एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। इसलिए जब ये कोड आते हैं तो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया बंद हो जाती है, इसलिए क्या कहा जाता है, इन्हें स्टॉप कोडान कहते हैं, है ना, टर्मिनेटिंग कोडॉन्स भी कहा जाता है। बात समझ में आई इतनी, ठीक है। फिर राइबोसोम से mRNA अनुवाद कैसे आरंभ होता है, तो देखो भाई आगे समझना। फिर एक और चीज कि क्या होता है कि ये कोड को पहचानेगा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो एमिनो एसिड हैं वो कहां पर हैं, वो आपके कोशिका द्रव में ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन इनको कोई पहचान नहीं सकता। इनको केवल कौन पहचान सकता है, इनको पहचानने के लिए एक हीरो की आवश्यकता होती है, वही इनको पहचान सकता है। और उस हीरो का नाम क्या है, उस हीरो का नाम है tRNA। क्या भैया, उस हीरो का नाम क्या है रे, tRNA है, यही उसको पहचान सकता है। इसका नाम है, ये कौन है, tRNA। समझ गए। तो भैया ध्यान रखना कि कोड को पहचानने का काम किसका होता है, tRNA का। और साथ ही साथ में एमिनो अम्लों को, जो से एमिनो अम्ल को उसने जिसको कोड पहचाना तो उसको पता चल गया कि कौन से एमिनो अम्ल का कोड है। फिर ये जाएगा कहां पर, कोशिका में, कोशिका द्रव में, और जो भी अमीनो अम्ल का कोड है उसको पकड़ के लेके आएगा। अब लेके आए के बाद किसको देगा, तो लेके आए के बाद ये एक और दूसरे हीरो को देता है ना, ये कोड ला करके दूसरे हीरो को देता है, और दूसरे हीरो का नाम है, ऐसा लगा होता है वो दूसरा हीरो। इस दूसरे हीरो का नाम क्या है भाई, इसका नाम है rRNA, है ना। rRNA कहां पाया जाता है, ये राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। समझ गए ना। तो होता क्या है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो, tRNA को कोड पहचानने के लिए ना, tRNA अपने अंदर के कोडों को इससे जोड़ता है, इन कोडों से जोड़ता है, ठीक है, जो इसके अपोजिट होते हैं। क्योंकि देखो tRNA, फिर से समझना यार, थोड़ा टिपिकल है लेकिन समझना, क्या tRNA क्या करता है, mRNA के ऊपर वाले कोडों को पहचानता है, और कोड पहचान करके वो जिसका कोड है उस एमिनो अम्ल को ला करके rRNA को देता है। लेकिन ये चीज करने के लिए tRNA क्या करता है, जो कोड है ना उनके ऊपर अपने पास उपस्थित जो नाइट्रोजन क्षार है उनको डालता है ना, मतलब अपने स्ट्रैंड्स को जोड़ता है उनसे। अब इसका स्ट्रैंड जोड़ना है, तो आप बताओ, अगर mRNA में अगर A लिखा है, तो अगर tRNA को इससे जुड़ना है तो सीधी सी बात है tRNA के पास में क्या होना चाहिए, U होना चाहिए, क्योंकि A से ये तो जुड़ेगा नहीं ऐसे। तो क्या होता है कि ये जो कोड होते हैं ना, ये tRNA के जो कोड है वो mRNA के कोड के उल्टे होते हैं। कहने का मतलब अगर यहाँ AUG है ना, तो यहां पर A की जगह क्या रहेगा, शुरू में U रहेगा, फिर U की जगह क्या रहेगा, A, और G की जगह क्या रहेगा, C रहेगा, ऐसे। इसलिए जो tRNA के कोड हैं वो चूंकि mRNA के कोड के उल्टे होते हैं, तो mRNA के कोड को क्या कहा जाता है, कोडॉन कहते हैं। इसलिए tRNA के कोड को क्या कहा जाता है बेटा, एंटी कोडॉन कहते हैं, ध्यान रखना। और हमेशा जो नाइट्रोजन क्षार है, ये सारे कोड काय के बने हैं, ये नाइट्रोजन क्षार के बने हैं, इसलिए इनके बीच में जो भी बॉन्ड बनता है हमेशा, जैसे ये देखो tRNA का U हो गया और mRNA का A हो गया, इनके बीच जो बॉन्ड बना है वो हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, H बॉन्ड होता है। ध्यान रख लेना, समझ में आ गई बात, ठीक है। जो मैंने बताया इसको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि mRNA के कोड और tRNA के एंटी कोड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो क्या बताओगे, H बॉन्ड। या फिर
टीआरएनए एमआरएनए से किसके द्वारा जुड़ता है, तो भी क्या बताओगे, एंटीकोडॉन के द्वारा। बहुत टिपिकल बातें हैं, ध्यान से नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देखना, ठीक है। चलो, हमारा क्या था कि राइबोसोम आरएनए पर अनुवाद कैसे प्रारंभ होता है, बाय बाइंडिंग द एमआरएनए एट एयूजी। एयूजी आ गया, एयूजी के कारण ही सारी चीजें शुरू होती हैं, तो यही प्रारंभन कोडॉन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किस रोग का कारण है, तो बेटा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो निमोनिया रोग का कारण है। किसका, निमोनिया रोग का। ये टाइफाइड के लिए, तो टाइफाइड का कारण कौन है, साल्मोनेला टाइफी है। फिर निमोनिया, निमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी होता है कारण, डिप्लोकोकस निमोनी भी होता है, और कौन होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी होता है। फिर है आतिफाओं के लिए इसे फ्रेटिलेरिया नामक वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये है ना। और चलिए, तो हमें क्या पूछा है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किस रोग के कारण है, तो वो क्या जाएगा बेटा, निमोनिया रोग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज मोएट, MOET, जीव विज्ञान के अनुसार MOET क्या है। हमसे पूछा है क्या MOET का पूरा नाम, तो बेटा MOET का पूरा नाम क्या होता है, मल्टीपल ओव्यूलेशन, ठीक है। फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये इसका पूरा नाम होता है ना। अब ये पूरा नाम बताना है आपको, कहां लिखा है, देखो ये पहले ही नंबर में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट है अनुलेखन की प्रक्रिया में टीआरएनए की क्या भूमिका है, तो ये तो अब भी बताया हूं, यही तो आएगा आंसर। एमिनो एसिड के वाहक के रूप में काम करता है ना, पहचानता भी और लेकर के भी आता है। चलो नेक्स्ट क्या है, स्तनधारियों में अंडाशय का कौन सा भाग ओव्यूलेशन के बाद अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है, स्ट्रोमा। देखो सुनो, अंडाशय इस तरीके का होता है, तो यहाँ की जो लेयर होती है उन्हें जर्म लेयर कहा जाता है। जर्म लेयर होती है किसी प्रकार के किसी का स्त्रावण नहीं। अंडाशय में जो अंदर की ओर मटेरियल भरा होता है ना, उसे कहा जाता है स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये तो मटेरियल है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम नहीं है, यहाँ की बात हो रही है वो। वेटेलाइन झिल्ली भी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, अच्छा ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ग्राफियन फॉलिकल है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वास्तव में ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके दिया है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल उसको तब तक के कहते हैं जैसे ये झिल्ली है ना, इसके आसपास भी अंडाणु हो गया, ये अंडाणु है और इसके आसपास में पुटिकाएं हो गई, और इसके आसपास में और भी पुटिकाओं की लेयर है, इसको अभी क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। लेकिन जब अंडाणु यहां से निकल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, तब जो ग्राफियन फॉलिकल बचेगी उसे अब ग्राफियन फॉलिकल ना कह करके क्या कहते हैं बेटा, कार्पस ल्यूटियम। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है, क्योंकि ये कौन से हार्मोन को स्रावित करती है, प्रोजेस्टेरोन को। तो यहां पर बस ये ना देकर के आपसे ये पूछा है कि क्योंकि यही आगे चल करके इसमें बदल रही है, इसलिए ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो काफी ज्यादा लंबी भी हो रही थी और हमने काफी क्वेश्चनों को भी देख लिया है, तो आपसे बस यही उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ऐसे बच्चों तक के पहुंचाइए जिनको इस तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है ना। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आता है तो मुझे भी आपसे बस इतने ही सहयोग की उम्मीद है कि आप बाकी बच्चों को ये वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है। और चैनल को मतलब वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो, अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और दूसरी बात ये कि जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो उसमें से जो भी क्वेश्चन सही हुए हैं, तो आपका जितना भी स्कोर बना हुआ है वो प्लीज आप लोग कमेंट में लिख करके बताइएगा, ताकि मेरे को पता रहे कि मेरे बच्चों को कितनी चीजें आती हैं, कितनी चीजें नहीं आती हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में और अलग टाइप के और सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, है ना, जिसमें ANM PNST के सारे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। मतलब अगर आप पूरी वीडियो सीरीज को फॉलो करते हो तो मैं इतना कह सकता हूं कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाएगा। मैं इतना कह सकता हूं कि आपकी तैयारी जो आपने की है उसमें कम से कम 50% का इजाफा हो जाएगा, है ना। ऐसे मेरा प्रयास रहेगा, बस आप सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।